तो आज का आर्टिकल है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बड़ा छोटा सा आर्टिकल है और ध्यान से देखना। अक्सर ये आर्टिकल मिस कर जाते हैं लोग। तो पहले तुम्हें समझना होगा कंपोनेंट क्या होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोजेक्शन देखा था। प्रोजेक्शन मतलब शैडो, शैडो मतलब परछाई। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या आ रहा था? ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन। जैसे फॉर्मूला था ए डॉट बी, जिसपे प्रोजेक्शन निकालते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। और ये जो प्रोजेक्शन आता है ये स्केलर आता है। ध्यान से देखो, कंपोनेंट और प्रोजेक्शन इसको लेके काफी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में। तो जो प्रोजेक्शन आता है वो स्केलर होता है। ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन बनाओ साथ में। ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन हम अगर निकाल रहे हैं तो ए से बी पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ये जो OM लेंथ आ रही है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन इज द लेंथ। प्रोजेक्शन एक स्केलर है और कंपोनेंट एक वेक्टर है। डिफरेंस समझना। प्रोजेक्शन एक स्केलर क्वांटिटी है, एक लेंथ होती है सिर्फ, और कंपोनेंट में जो प्रोजेक्शन है उसी का वेक्टर बताना होता है। मतलब हमें बताना है OM वेक्टर। क्या ये बात समझ गए? प्रोजेक्शन मतलब OM लेंथ और कंपोनेंट मतलब OM वेक्टर। आई होप ये बात समझ में आ गई कि हम क्या निकालने वाले हैं। तो ए का बी पे प्रोजेक्शन अगर निकाल रहे हो तो स्केलर आता है, लेंथ आएगी। और अगर उसी का वेक्टर निकाल लें तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंपोनेंट। सिंपल बात। तो यहाँ पे हम दो बातें करने वाले हैं, ध्यान से देखो। छोटा सा आर्टिकल और 3 से 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं इस आर्टिकल। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along P vector and perpendicular to B vector। A वेक्टर का B वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट। A वेक्टर का ध्यान समझो, बात को समझने वाली बात है, क्योंकि ये सब यार अगर एग्जाम में आएगा तो ये सारी चीजें तुम अपने आप कर सकते हो, रटने से फायदा नहीं। A वेक्टर का B वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट OM वेक्टर आ रहा है। कौन सा वेक्टर आ रहा है बोलो? OM वेक्टर। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? ध्यान सुनना। जब ऊपर से लाइट सोर्सेज लगेंगे तो इसकी परछाई ये नीचे मिलेगी, लेकिन अगर इधर से लाइट सोर्सेज लग जाए तो इसकी जो परछाई होगी, शैडो होगी, वो ये होगी, ये परपेंडिकुलर टू OB वेक्टर। मतलब ये जो हुआ दिस इज MA वेक्टर। सॉरी, हाँ, MA वेक्टर जो है ये MA भी हो सकता है ऑप्शन में इसको AM कर दो, ऊपर से नीचे कर दो। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक वेक्टर ए है, उसका बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट। उसके अलोंग क्या आएगा? OM वेक्टर। और इधर से अगर लाइट सोर्स लगा दोगे तो इसकी परछाई, शैडो क्या मिलेगी तुम्हें? सामने वाली वॉल पे, MA। तो ये वेक्टर हम निकालने वाले हैं और उसके 3 से 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। बड़ा छोटा सा आर्टिकल है। अच्छा, कोई भी वेक्टर हमें बताना होता है तो वेक्टर में दो चीजें होती है, एक तो डायरेक्शन होता है और एक मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड ऑलरेडी मिल चुका है हमें, OM। क्यों भाई? OM का मैग्नीट्यूड क्या है? ये। तो कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर along B वेक्टर, दिस इज OM वेक्टर। बहुत ध्यान सुनना। OM वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड आता है हमें?
फिर ये OM वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन किसकी तरफ है बताओ। OM वेक्टर किसकी तरफ डायरेक्टेड है, B वेक्टर की तरफ डायरेक्टेड है। और B का डायरेक्शन लेने के लिए हमें क्या करना होता है, B का यूनिट वेक्टर लेना होता है। भी डायरेक्शन लेना है, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। तो OM वेक्टर आएगा, पहले तो तुम उसका मैग्नीट्यूड लिख दो, A डॉट B अपॉन मॉड B, और इसका यूनिट वेक्टर मतलब B अपॉन मॉड B। सिंपल। इस प्रोसेस को याद रखो क्योंकि बार बार नाम बदल देते हैं, तो ये प्रोसेस दिमाग में होना चाहिए कैसे निकाल रहे हैं। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है काफी, ध्यान से देखो सभी लोग। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान सुनना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर में कोई भी एक ऐसा मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मान लो एक वेक्टर है, तुमसे पूछा जाए इस वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो, हम नहीं निकाल सकते, पॉसिबल ही नहीं। समझ रहे हो, किसी एक सिंगल वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर डायरेक्टली निकालना पॉसिबल ही नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोग सोचते हैं कि लग रहा हमें मेथड नहीं आता, लेकिन इसका कोई मेथड ही नहीं होता। ए वेक्टर है, बोला गया ए वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो, सिर्फ ए वेक्टर बोला गया और कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ ए वेक्टर बोला गया। इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का इतनी इंफॉर्मेशन से कोई तरीका नहीं। क्या ये बात क्लियर है? गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, एक वेक्टर है ए, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है, हम नहीं निकाल सकते, इसका कोई तरीका ही नहीं। ओके, इसका कोई वे नहीं है। इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन में लोग ऐसे ही समय बर्बाद कर देते हैं सोचने में, यार हो सकता है कोई तरीका होता हो, हमें नहीं याद आ रहा हो। तो इसका कोई तरीका नहीं है। एक वेक्टर, सिंगल वेक्टर दे रखा है ए, ऐसा ना हो कि एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या भी इवन दे रखा है, तो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना वेक्टर मेथड में पॉसिबल है। क्लियर है? अब करना क्या होगा, जहां पे कुछ पॉसिबल ना हो, बिल्कुल बेसिक पे चले जाओ। इट मींस ट्रायंगल लॉ, सबसे ज्यादा बेसिक चीज क्या है, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में जरा देखो OMA, क्या ट्रायंगल लॉ OMA में लगा सकते हो? बताओ जरा, OM बोलो, याद है ट्रायंगल लॉ? OM प्लस बताओ MA, क्या डायरेक्टली इसको OA लिख दें अपोजिट डायरेक्शन में? क्यों भाई OA? हमें बेसिकली MA वेक्टर बताना, A माइनस OM। OA क्या है, व्हाट इज OA? A वेक्टर, और OM वेक्टर हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर उस पर बेस क्वेश्चन आता है तो इस तरह का मेथड पूरा सॉल्व करोगे, क्योंकि रटने से काम नहीं बनेगा। ये भी बहुत छोटा सा आर्टिकल है और 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो बहुत बड़ा वेटेज है। वर्क डन, साइंस में वर्क डन क्या होता है? साइंस में वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फाइनल पोजीशन या फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर से हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रैवल से कोई मतलब नहीं, जैसे कि तुम लोग यार सुबह घर से यहाँ आए, काम करा और वापस घर पे चले गए, तो साइंस के अकॉर्डिंग तुम्हारा नेट वर्क डन क्या हुआ? 0, बिकॉज तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो साइंस के अकॉर्डिंग वर्क डन 0। बाकी जैसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, ये बात करी थी, अगर एफ डॉट डी क्या होता है? मॉड एफ मॉड डी कॉस थीटा, मॉड एफ मॉड डी। प्रैक्टिकली ये चीज नहीं लगती है हमें, लेकिन होता है और होता भी है, प्रैक्टिकली भी होता है। वर्क डन 0 हो सकता है, वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है। अगर थीटा एक्यूट हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव, थीटा ऑब्ट्यूस हुआ तो वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो तुम प्लेटफॉर्म पे गए, कुली ने तुम्हारा सामान लिया सर पे और बाहर छोड़ दिया, अब ये सामान
साइंस के अकॉर्डिंग वर्क डन 0 है, साइंस के अकॉर्डिंग वर्क डन 0 है, थोड़ा फिजिक्स की बात है ये। डिस्प्लेसमेंट तो उसका ऐसे हो रहा है, क्यों भाई, यही तो डिस्प्लेसमेंट है। और सोच समझ के बताओ फोर्स कहाँ लग रहा है, सोच समझ के बताना फोर्स कौन सा लगा रहा है। तो मान लो सर पे कुछ रख लेते हो, तो फोर्स कैसे लगा रहा है? का mg नीचे लगेगा, तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा, क्यों भाई, तुमने अपने सर पे रख लिया तो तुम्हारा तो ओवरऑल वेट बढ़ गया ना, तो जितना जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है नीचे से वो भी बढ़ जाएगा, क्यों भाई। तो फोर्स जो लग रहा है वो परपेंडिकुलर लग रहा है, और डायरेक्शन यार इसके बीच का एंगल क्या है, 0, सॉरी 5/2, तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है बात, ठीक है। तो वर्क डन 0 हो सकता है, और जो फोर्स है वो नेट फोर्स है। मान लो जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा यार कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 F3 वेक्टर के टर्म में, तो सारे फोर्सेस ऐड कर दो, वेक्टर सम कर दो, नेट फोर्स आ जाएगा। और फाइनल पोजीशन, और कई बार ऐसा होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्ट दे देगा। अदरवाइज जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उसमें क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया, यहाँ एंड करा, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्लियर है आर्टिकल एवरीवन? हाँ भाई सुनो ध्यान से। आई इज द सेंटर ऑफ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल एबीसी। यार एक सर्किल है जो ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब है, तो वो इन सर्किल होता है, और उसका सेंटर होता है इन सेंटर। सेंटर क्या होता है, और ये बात अगर याद हो शुरुआत के टर्म पे बताई थी, अगर क्वेश्चन जनरल है, क्वेश्चन कैसा है जनरल, तो इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, जो भी पॉइंट है उसको विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी तुम ओरिजिन पे मानो, यही हमारा ओरिजिन। एबीसी ट्राइंगल है, ये मान लो आई ए वेक्टर है, लेट्स से दैट इज ए वेक्टर, और एक्चुअली में आई हमारा ओरिजिन। करो भाई, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान से देखो, ये अगली बार आएगा तो 200% तुम सीधे आंसर टिक करोगे, और कुछ करना ही नहीं है, सीधे आंसर टिक करके आना है। ए वेक्टर बी मान लो आई बी वेक्टर, इसको हम ओ बी कर सकते हैं। ए वेक्टर आई सी वेक्टर, जिसको हम ओ सी लिख सकते हैं। सी वेक्टर मान लो, अच्छा इन सेंटर का भी फॉर्मूला कराया था, सेंट्रॉइड का भी फॉर्मूला कराया था, जो भी सेंट्रॉइड का फॉर्मूला था और इन सेंटर का फॉर्मूला था, ध्यान सुनना, वो सब सेक्शन फॉर्मूले से आता था, और सेक्शन फॉर्मूले से जो आता है वो पोजीशन वेक्टर ही आता है। जरा सोच के बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर क्या होगा यार, आई ही तो ओ है, क्यों, क्या ये 0 हो जाएगा, बताओ। ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, और याद करो कैसे किया था ये क्वेश्चन हम लोगों ने, इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला था। ये साइड ली थी हमने बीसी, और इसको अपोजिट वाले बीसी साइड, बीसी वेक्टर मान लो, बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और अपोजिट पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया था आई ए। फिर कौन साइड ले लें, सी ए, इसका मैग्नीट्यूड ले लें, और उसके अपोजिट पोजीशन वेक्टर कौन सा है, सी ए के अपोजिट बी, विच इज आई बी। फिर ए बी, ए बी के अपोजिट कौन सा है, आई सी। और ये अल्टीमेटली आ रहा है 0, और गौर से देखना ये भी करा सकता है यहाँ पे। बीसी वेक्टर जरा बताओ हमें, देखो बीसी वेक्टर किधर है, सी की तरफ डायरेक्शन है, सी माइनस बी, बोलो। सी ए वेक्टर जरा बताओ कैसे लिखते हैं, सी ए वेक्टर ए माइनस सी,
ए बी वेक्टर बताओ जरा, ए बी वेक्टर बी माइनस ए, ये अल्टीमेटली आ तो ओरिजिन ही रहा है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा मॉड है तो मॉड सी माइनस बी लिखो या बी माइनस सी लिखो, सेम ही आएगा। सारे फॉर्मेट समझ लो ध्यान से। और अगली बार से अगर ये क्वेश्चन आएगा तुम्हें सीधे जीरो टेक करके आना है। अब 62 अच्छे से देख लो, अगली बार अगर ये क्वेश्चन आता है तो सीधे क्या टिक करोगे, जीरो, क्योंकि ओरिजिन पे हम इन सेंटर को एज्यूम कर लेंगे। अगर याद करो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स हैं, इसका एंगल बाइसेक्टर हमें लिखना है, तो लैम्डा टाइम्स ए अपॉन मॉड ए, बी अपॉन मॉड बी, याद है, ठीक है। क्या बोला गया है, इफ द वेक्टर, ये जो वेक्टर है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड दिस वेक्टर, find the unit vector along E vector। E वेक्टर के along यूनिट वेक्टर बताना ही सॉल्वेबल नहीं हो पाएगा, सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज किसी भी वेक्टर को हमें अगर एज्यूम करना है, ध्यान सुनना, क्यों सॉल्व नहीं हो सकता, ये ऑप्शन से करा जाएगा। तीन अननोन तो ये आ गए एक्स वाई जेड, तीन अननोन एक्स वाई जेड ये आ गए, ठीक है, हमने एक्सप्लेन करा था तुम लोगों को। तीन अननोन हम ले सकते हैं तब जब इधर भी वेक्टर हो और इधर भी वेक्टर हो, कंपेयर करा सकते हैं, लेकिन तीन के अलावा चौथा अननोन लैम्डा भी आ जाएगा। चार अननोन में ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं हो सकता, एक बार करके देखते हैं। ये तुम्हें बाइसेक्टर दे रखा है, लैम्डा टाइम्स ई का यूनिट वेक्टर प्लस ये कौन सा है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो 5। अब एक काम तुम कर सकते हो, तुम्हें ई क्या बताना है इतना तुम कर सकते हो, तुम मान लो ई इटसेल्फ यूनिट वेक्टर, मतलब हम सिर्फ ई वेक्टर बता देंगे, हमने उसको यूनिट वेक्टर मान ही लिया, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 मान लिया हमने, तो हम अगर सिर्फ ई वेक्टर बता दें तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, दिस इज 1। तो काफी लेंथी क्वेश्चन, ये क्या लिया हमने, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसको 1 मान लिया हमने, क्योंकि 1 नहीं मानेंगे तब तो फिर सॉल्व ही नहीं हो सकता, चार अननोन आ जाएंगे। लैम्डा बाई 5 एक्स प्लस 3 आई कैप वाई प्लस 4 जे कैप, सॉरी ये 5 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई होगा, 5x प्लस 3 5y प्लस 4 और 5z, करो साथ में करो भाई, तो यहाँ पे जो ट्रिक थी वो ये थी कि हमने एक्सेल उसको यूनिट वेक्टर ले लिया, अदरवाइज इतना डेटा ही नहीं कि हम चार अननोन निकाल पाते, ठीक है। अब दोनों साइड दो वेक्टर कंपेयर कराना है, इधर आई कैप का इधर आई कैप से, इधर जे कैप का इधर जे कैप के से, और इधर के कैप का इधर के कैप से, तो देखो जरा, लैम्डा बाई 5 5x प्लस 3 माइनस 1 आ रहा है, फिर लैम्डा बाई 5 5y प्लस 4 1 आ रहा है, फिर
ये मल्टीप्लाई करो तो आई थिंक ये लैम्डा जेड हो जाएगा, लैम्डा जेड -1। चेक हो जाए, दो वेक्टर कंपेयर कराना तो आई कैप के कोफिशिएंट आई कैप से, जे कैप के जे कैप से और के कैप के के कैप से, इनको कंपेयर करा दिया। नोट करते रहो सभी लोग। ऑब्वियसली इतना बड़ा क्वेश्चन तुम एग्जाम में कर पाना मुश्किल हो जाएगा, तो मेन क्रिटिकल स्टेप ये था। अब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें यहाँ से और यहाँ रखें और लैम्डा निकाल लें। क्या देखना, 5x + 3 - 5/λ, x निकालो। समझ रहे हो, यहाँ से x निकालेंगे, यहाँ से y निकालेंगे, यहाँ से z निकालेंगे, सब यहाँ रखेंगे, x² + y² + z² करेंगे, जिससे क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। समझ में आ रही बात, और लैम्डा अगर आ गया तो एक्स वाई जेड आ जाएगा। वही यहाँ पे रख के फाइनली इसकी वैल्यू बता देनी है, एज इट इज जो भी एक्स वाई जेड आएगा वैसा ही आएगा, जिससे x² + y² + z² 1 आए। और हम इसमें रिकमेंड करेंगे इसका आंसर रट लो, हो सकता है फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इतना कर पाना पॉसिबल नहीं है। देखो जरा आंसर क्या आ रहा है इसका, आंसर इज डी है शायद, 63 का। डी है पक्का? हाँ भाई देखो जरा, डी आ रहा है इसका आंसर, ऑप्शन में देखो। क्योंकि अगर आ गया तो ना तो करते बनेगा, बिकॉज काफी लेंदी क्वेश्चन है ये। हाँ भाई चेक करके बताओ क्या इसका डी आ रहा है। याद कर लिया, पूरे 12 नंबर मिल जाए, बाई चांस आ जाए। क्यों, -1/15 11i + 10j + 2। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 92, पी और क्यू पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, कैपिटल पी और कैपिटल क्यू के, मतलब ओपी और ओक्यू। मॉड पी, पी है, करते चलो साथ में करो। मॉड क्यू, क्यू है, ठीक है। आर एंड एस डिवाइड्स पी क्यू, ओपी, ये ओक्यू। आर आर पी क्यू को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तुम चाहो तो ऐसे सीधे लिख लो पी क्यू, क्योंकि ये 2:3 में बड़ा गड़बड़ करते हैं लोग। ये 2:3 ऐसे होगा, इसका पोजीशन वेक्टर पी, इसका क्यू, सेक्शन फॉर्मूले से हम आर का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, वो आर। हाँ भाई वो आर निकाल लोगे, कैसे आएगा, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, 2 × क्यू का पोजीशन वेक्टर प्लस 3 × पी का पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाई 2 + 3 विच इज 5। क्लियर? वो एस जो है उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एस जो है वो बाहर से डिवाइड कर रहा है। तो अगर याद करो सेक्शन फॉर्मूला, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले में बस क्या करते थे, एन को -n से रिप्लेस कर दो। मतलब इसी फॉर्मूले में जहां 3 रख रहे हो तुम, वहां -3 रख दो, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा 2q -3p अपॉन 2 - 3। तो OS हो जाएगा 3p -2। और बोला गया है OR और OS परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपली क्या करना है, उसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना। तो यहां से आएगा, जरा देखना, 6
डॉट प्रोडक्ट है 6 p डॉट क्यू माइनस 4 q डॉट क्यू फिर 9 p डॉट क्यू फिर माइनस 6 p डॉट क्यू और 0 6 p डॉट क्यू ये माइनस 6 कैंसिल हो गया ये क्या आ जाएगा p डॉट p बताया था मॉड p का स्क्वायर q डॉट q मॉड q का स्क्वायर और मॉड p दे रखा है और मॉड q दे रखा है दिस इज द आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो जरा ध्यान से इसको अबे नाउ क्वेश्चन नंबर 93 ये पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं एबीसी के अच्छा 3 पॉइंट दे रखे हैं तो इन जनरल हम यही मानते हैं कि ट्रायंगल बन रहा है इन जनरल क्या बन रहा होगा ट्रायंगल बन रहा होगा बनाओ जरा साथ में करते चलो और ट्रायंगल एक कैसा है इक्विलैटरल है आइसोलेस है राइट एंगल है तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है हम साइड लेंथ निकाल लें तो जरा बताओ ए बी वेक्टर कैसे आएगा बी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर दिस माइनस दिस कर दो आई क्या माइनस 3j क्या प्लस 2k क्या नौ चार 13 रूट 14 बीसी वेक्टर निकाल लो बीसी वेक्टर कैसे होगा सी वेक्टर सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर तो क्या आएगा माइनस 2i क्या प्लस 6j क्या माइनस 4k क्या तो बीसी वेक्टर आ रहा है बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर क्या आएगा ये 56 नाउ सी ए वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर माइनस सी का पोजीशन वेक्टर आई कैप माइनस 3j कैप प्लस लेकिन सी ए जो आएगा रूट 14 आ रहा है इसको क्या लिख सकते हो 14 इंटू 4 2 रूट 14 लिख सकते हो बोलो हाँ भाई बताओ तो इसका मतलब BC जो है वो डबल है AB का या अगर ट्रायंगल बनेगा तो दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए अगर दो साइड का सम थर्ड साइड के बराबर आ रहा है इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम थर्ड साइड से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए दो साइड का सम अगर थर्ड साइड से के बराबर आ रहा है इट मींस एबीसी क्या है कोलिनियर क्लियर है 104 में है ए बी सी के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ए बी और इतना डिटेल में थ्योरी पढ़ी थी तो ये अब दिखना चाहिए तुम्हें ये समथिंग सेक्शन फॉर्मूला लग के इन दोनों में सेक्शन फॉर्मूला लग के पॉइंट आ सकता है बताओ 3 पॉइंट्स पे सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है इट मींस कोलिनियर और सेक्शन फॉर्मूला ऑब्जर्व करो जरा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा इसको किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में तो सी जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली एबी को 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा सेक्शन फॉर्मूला के आंसर आ जाएगा क्या पूछा है समझ गए ना कोलिनियर और थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए तुमको सिर्फ मैथ्स मत पढ़ो जो लिखा है वो मत पढ़ो सपोज कर लो हमने स्पेस पे कोई भी 2 पॉइंट दे दिए
थर्ड वर्टेक्स बताओ, तो थर्ड वर्टेक्स के लिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होंगी, बस वो थर्ड वर्टेक्स इस लाइन पे ना लाई करे, क्या है वो थर्ड वर्टेक्स इस लाइन पे ना लाई करे, और सोचोगे तो इंटरेस्ट आएगा। मान लो यहाँ की जगह ये, सोचना इस बात पे, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे। सेकेंड वर्टेक्स ये देता है, दोनों आई और जे में दे देता है। आई और जे में होने का मतलब 2D में, मतलब सपोज कर लो 2D मतलब ये हो गया, ये प्लेन हो गया, आई माइनस जे, आई प्लस जे, ये सब क्या है इस प्लेन पे। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मान लेते हैं ये वाई एक्सिस, तो ये सारे दोनों पॉइंट इस प्लेन पे। अब थर्ड पॉइंट कोई भी तुम ले लो, थर्ड पॉइंट तुम कोई भी ले लो, 3D में, जहां Z0 ना हो, तो प्लेन के बाहर आ जाएगा पॉइंट, हमेशा उससे ट्रायंगल बनेगा। तो अगर कोई, इमेजिन करो इस बात को, अगर कोई दो पॉइंट दे रखे हैं, सोचो, गंभीरता सोचो, तीसरे पॉइंट के लिए तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होंगी, बस वो तीसरा पॉइंट इस लाइन पे लाई ना करे, तीसरा पॉइंट कहाँ ना लाई करे, इस लाइन पे लाई ना करे, बस हमें ये देखना है, और शायद इसमें सारे ही ऑप्शन है। कैसे देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सुनना, बड़ा अच्छा मेथड है, एक करके दिखाते हैं, बाकी तुम करके देखना एक बार, सुनो अच्छे से। इस क्वेश्चन के इनफाइनाइट आंसर्स होंगे, ठीक है, ये एक अलग बात करी थी हमने। अभी हमारा ये मानना है कि वो पॉइंट बस इस लाइन पे लाई ना करे, इस प्लेन पे लाई करे, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, दाएं बाएं लेफ्ट राइट, बाहर हो सकता है प्लेन के, ठीक है। पहला आंसर होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है, ये पॉइंट कहीं इस लाइन पे लाई ना करे। तो क्या तरीका है चेक करने का, मान लो ये लाइक कर रहा है, मान लो ये पॉइंट इस पे लाइक कर रहा है, अगर लाइक कर रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। और याद करो रेशियो हमेशा कैसे अज्यूम करते थे, λ/1। जरा देखो सी का पोजीशन वेक्टर ओसी विच इज गिवन, कैसे निकाले, लैम्डा इंटू बी का पोजीशन वेक्टर प्लस 1 इंटू ए का पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1 विच इज आई कैप प्लस के कैप। आई कैप लैम्डा माइनस 1 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। बड़े इंपॉर्टेंट मेथड है यार, कोई ऑल्टरनेट नहीं है इसका, अगर घूम रहे हो तो फिर याद नहीं आते मेथड कैसे करे जाए। अब दो वेक्टर्स अगर कंपेयर करा दिए, तो आई कैप से आई कैप का कोएफिशिएंट कंपेयर कराओ, लैम्डा प्लस 1 क्या आ रहा है बोलो, आई कैप से आई कैप कोएफिशिएंट 1, मतलब लैम्डा 0, जे कैप से जे कैप का लैम्डा प्लस 1, सब होने चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, अगर तुमने लैम्डा को 0 किया तो 1 माइनस 1 के बराबर आ जाएगा, इट मींस ये पॉसिबल ही नहीं है। इट मींस ये पॉइंट इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है, इट मींस ट्रायंगल बनेगा। इसी तरह से दूसरे पॉइंट को भी रख के देखो, मतलब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, आई कैप का आई कैप से, जे कैप का जे कैप से, और के कैप का के कैप से। लैम्डा की कॉमन वैल्यू अगर तीनों को सेटिस्फाई कर रही है, इट मींस ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर। तो ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मेथड बाई चांस याद आ रहा है, बड़े यूनिक मेथड है ये सब, और अभी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, एग्जाम में हालत खराब हो जाती है, समझ ही नहीं आता है सब करे कैसे। जैसे कि एक और एग्जाम्पल सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, करेक्ट, ये कंसेप्ट क्लियर है, ABCD चेक कर लोगे इसके अकॉर्डिंग। ध्यान से सुनो, बड़ी यूनिक मेथड है क्योंकि इसका कोई ऑल्टरनेट होता ही नहीं। देयर इज अ वेक्टर OA वेक्टर, देयर इज अ वेक्टर OB वेक्टर, ठीक है, AB वेक्टर बन गया।
there is a vector OC vector and there is a vector OD vector. सबके क्वेश्चन वेक्टर दे रखो, CD बना दो, वेक्टर्स 4 क्वेश्चन वेक्टर दे रखे हैं, एक तो AB का और एक CD का। सुन रहे हो? सिचुएशन समझ में आ गई? हमसे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, नहीं कर पाते हैं लोग। अगर ध्यान से नहीं सुन रहे हो तो एग्जाम में सोचते ही रह जाओगे यार ये निकलेगा कैसे। और काफी लोग तो हमें याद करते हैं, यार बताओ पढ़ाई नहीं क्यों साल भर। हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और कोई तरीका ही नहीं है इसको निकालने का, सिर्फ एक यूनिक मेथड है। दो वेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का सिर्फ एक तरीका होता है। तो मान लो P पॉइंट, OP पोजीशन वेक्टर हमें बताना है, OP पोजीशन वेक्टर हमें बताना है। ओके, P पॉइंट AB को λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। P पॉइंट AB को बोलो λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और यहां से तुम OP वेक्टर निकाल लो। OP वेक्टर आएगा कैसे? लैम्डा इंटू A का पोजीशन वेक्टर, 1 इंटू B का पोजीशन वेक्टर अपॉन लैम्डा प्लस 1। फिर इसी तरह से CD देख रहे हो ना, CD को P पॉइंट μ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहां से भी OP वेक्टर निकाल डालो। कैसे? म्यू इंटू C का पोजीशन वेक्टर प्लस 1 इंटू B का पोजीशन वेक्टर अपॉन म्यू प्लस 1। और दोनों वेक्टर सेम है, कंपेयर करा देंगे आई कैप का आई कैप से। या अगर इस फॉर्मेट में है तो ए वेक्टर का कोएफिशिएंट, अच्छा सब अलग अलग है, अच्छा दोनों जगह अगर ए और बी वेक्टर होते तो ए का कोएफिशिएंट ए से, बी का कोएफिशिएंट बी से। यहाँ पे तुम्हें दिया जाएगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप के टर्म में। तो दोनों वेक्टर्स को कंपेयर करा के आई कैप कोएफिशिएंट जे कैप का जे कैप से और के कैप का के कैप से कंपेयर करा के हम इसका आंसर ले आते। लैम्डा और म्यू आ जाएगा, लैम्डा म्यू आ गया, लैम्डा आ गया तो यहाँ रख दोगे, ओपी पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। अभी इंपॉर्टेंट नहीं समझ में आएगी, लेकिन जब एग्जाम में फंसोगे उसके बाद जब पता चलता है तो इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है। ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। द पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 3j 5i प्लस 6j 8i प्लस लैम्डा j, इनका इनिशियल पॉइंट, अच्छा इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन होता है, पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है। लेकिन जानबूझ के इसने करा है तो कॉमन सेंस लगाओ यार, बोला है मान लो, क्यों भाई यही करना पड़ेगा। उसने बोला है तो मान लेते हैं हम, कुछ हमारे आर्ग्यूमेंट करने से कुछ बनेगा नहीं। तो इनिशियल पॉइंट वैसे तो ओरिजिन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1, 1 को i प्लस j लिख लें। बोलो भाई 1, 1 इज i प्लस j। For what value of lambda the vectors terminate on a straight line? Straight line में terminate कर रहे हैं मतलब एक लाइन पे। अब इनका तुम यार इसका ये फालतू में तो देगा नहीं यार, कुछ तो रीजन होगा ना, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तुम, उसकी बात की भी रिस्पेक्ट रख लो। ये अब हमारा ओरिजिन हो गया। अब ये जो OA वेक्टर आएगा, दिस माइनस दिस कर लो, क्यों क्या आ जाएगा i प्लस 2j, दिस माइनस दिस कर दो, ये कॉमन सेंस है, कंसेप्ट नहीं है। ओके, और स्ट्रेट लाइन पे है मतलब कोलिनियर है, इसका बेस्टेस्ट मेथड वही है सेक्शन फॉर्मूला। तो मान लो इसको μ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बोलो भाई किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? μ/1 के रेशियो में। तो बीच वाला जो OB आएगा बेसिकली 4i प्लस 5j, वो कैसे आएगा? म्यू टाइम्स इसका पोजीशन वेक्टर
करो भाई साथ में। प्लस 1 इंटू इसका पोजीशन वेक्टर अपॉन म्यू प्लस 1, इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, 4 टाइम्स म्यू प्लस 1 आई कैप 5 टाइम्स म्यू प्लस 1 जे कैप 7 म्यू प्लस 1 आई कैप जे कैप। अब क्या करना होता है, आई कैप के कोफिशिएंट, या बहुत ध्यान से देखो, इन क्वेश्चंस में फंसते हैं लोग, फिर इरिटेट हो जाते हैं वेक्टर में, यार वेक्टर समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने पूरा 2 हफ्ता लगा दिया इन्हीं चीजों के लिए। म्यू इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब जे कैप का कोफिशिएंट 5 म्यू प्लस 1 कॉमन वैल्यू होनी चाहिए, म्यू लैम्डा माइनस 1 प्लस 2, म्यू को 1 रख दो तो ये 10, लैम्डा 9 आ रहा है, लैम्डा ही अननोन पूछा गया। ये यार ये इनिशियल पॉइंट बस हमने इनकी बात की रिस्पेक्ट रख लिया, अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 112 में पी एक वेक्टर दे रखा है, क्यू एक वेक्टर दे रखा है, ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर। नॉन कोलिनियर वेक्टर समझ रहे हो, मतलब ए और बी पैरेलल नहीं है। हाँ भाई, ए और बी पैरेलल नहीं है, बहुत छोटी छोटी बात है। आई थिंक अब बेहतर समझ में आ रही होगी अपनी थ्योरी करने के बाद। मतलब ए लैम्डा बी टाइप का नहीं है, ये दे रखा है, ठीक है। तो करना क्या है, सीधा 3p इज इक्वल टू 2q करना है। 3p ओके। और यहाँ पे ए और बी वेक्टर दोनों साइड है, क्या करोगे, ए वेक्टर का कोफिशिएंट ए वेक्टर से कंपेयर करो और बी का कोफिशिएंट बी से कंपेयर करा लो। एक्स और वाई में दो इक्वेशन बनेगी, करो भाई सॉल्व। 7x प्लस 10y इज इक्वल टू 4, 6x माइनस 4x, 2x, 3y, 9y, 3 प्लस 2 5। जरा दोनों को सॉल्व करो और x और y निकालो एवरीवन। दोनों को सॉल्व करके x और y कैलकुलेट करो, ऑप्शन से ही रख के देख लो। तो इन 121 r दे रखा है तुम्हें, करो जरा r 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप लैम्डा टाइम्स a वेक्टर आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप के इक्वल कर लो। देखो जरा यहाँ पे आई कैप आएगा 2 लैम्डा प्लस म्यू माइनस 2 डेल्टा प्लस म्यू माइनस 2 डेल्टा इक्वल टू 3
नॉन होमोजेनियस सिस्टम बनेगा ये। जे कैप का माइनस लैम्डा प्लस 3 म्यू, फिर क्या आ रहा है प्लस डेल्टा, दैट इज इक्वल टू 2। के कैप का क्या आएगा लैम्डा, इधर से क्या आ रहा है माइनस 2 म्यू माइनस 3 डेल्टा। ध्यान से देखो ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीन क्वेश्चन है, तीन अननोन है, इसको सॉल्व, इसकी सॉल्विंग में भी काफी गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट। बहुत ध्यान से देखो कैसे करेंगे, वरना बहुत समय वेस्ट करके आने वाले हो। तुम पीछे पड़ जाओ इसके थर्ड वेरिएबल के डेल्टा के, तो तीनों इक्वेशन से डेल्टा को पहले एलिमिनेट करो। हमारा मेन मकसद ये है, कंसेप्ट को क्लियर रखो। तुम तीसरे वेरिएबल के पीछे, तीसरे नाम के पीछे पड़ जाओ विच इज डेल्टा। डेल्टा तुम्हें एलिमिनेट करना है, तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2 लैम्डा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐड कर दो उसको, ऐड करो जरा, ये क्या आ रहा है 0, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा म्यू 7 म्यू। हाँ भाई बताओ 7 म्यू, और ये हो गया 4, ये 7, तो म्यू आ गया। बड़ी अच्छी बात है, और आसान हो गया। क्लियर। अब एक काम कर सकते हो यार, इसको तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो यार, बाई चांस यहाँ म्यू आ गया ले, अदरवाइज जनरल कंसेप्ट क्या है, तीसरा वेरिएबल मान लो z है, z को तीनों इक्वेशन हटा दो, तो x और y में दो इक्वेशन मिल जाएंगी जहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 3 लैम्डा प्लस 9 म्यू प्लस 3 डेल्टा इज इक्वल टू 6। इसमें इसमें ऐड कर दो, ये क्या आ जाएगा माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 म्यू प्लस 1। म्यू की वैल्यू क्या आ रही है 1, म्यू को जरा 1 रखो, म्यू को 1 रखा तो माइनस 7 मतलब माइनस 6, तो लैम्डा आ गया 3, लैम्डा 3 म्यू 1। ये दोनों वैल्यू उठा के फिर से एक इक्वेशन में रख दो, रखो जरा, डेल्टा निकालो। हाँ भाई कैलकुलेशन अवॉइड मत करो, कैलकुलेशन पूरे करो। लैम्डा 3 मतलब 6 म्यू 1 1 माइनस 2 डेल्टा इज इक्वल टू 3, तो 2 डेल्टा इज इक्वल टू 4, तो डेल्टा 2 आ रहा है। तो बताओ जरा फाइनली लैम्डा क्या आ रहा है, लैम्डा 3 म्यू 1 डेल्टा 2, सही है। चेक करो, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। लैम्डा म्यू डेल्टा ये एपी में तो नहीं आ रहे, ठीक है। पहला ऑप्शन चेक करो, म्यू, म्यू कितना है जरा 1, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 मतलब 3 बाई 2, एंड देन डेल्टा 2, हाफ ऑफ ऐड होता है क्यों नहीं, क्या ये एपी में आ रहा है, क्या ये सीरीज एपी में है, चेक करो, दिस सीरीज विल बी इन एपी।